गुड मॉर्निंग। एमपी टीटी वर्ग 1 की मैथ्स का सिलेबस हम पढ़ रहे हैं, जिसमें यूनिट 4 हमने स्टार्ट करी है। इसके पहले हमने रिलेशन और डोमेन, रिलेशन के डोमेन और रेंज की बात करी थी। तो आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन। इसके बाद हम फंक्शंस पढ़ेंगे और फंक्शन के टाइप्स पढ़ेंगे, यूनियन और इंटरसेक्शन भी पढ़ेंगे, और डोमेन और रेंज कैसे फाइंड आउट करते हैं फंक्शन की, जो कि इंपॉर्टेंट है। 1 1 और 2 कैसे प्रूव करते हैं, इन सब के शॉर्ट ट्रिक के बारे में हम आपसे बात करेंगे। तो हम ऐसे ही वीडियो डेली डालते रहेंगे, तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो रिलेशन तो हम पढ़ चुके हैं, आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशंस। मेन हम 3 टाइप्स ही इसमें पढ़ेंगे। फर्स्ट है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है? अ रिलेशन आर ऑन सेट ए इज रिफ्लेक्सिव। तो इसको स्वतुल्य भी बोलते हैं, स्वतुल्य संबंध। तो इसमें हम इंग्लिश में लिख देते हैं और हम आपको इसका हिंदी प्रोनाउंसिएशन करते रहेंगे, तो आप समझ जाएंगे। ठीक है, अ रिलेशन आर ऑन सेट ए इज रिफ्लेक्सिव। ये कब होता है रिफ्लेक्सिव? इफ आर इज रिफ्लेक्सिव इफ एंड ओनली इफ, यदि और केवल यदि ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। ठीक है, इतना तो ठीक है। मतलब खुद का खुद से संबंध होना क्या होता है? रिफ्लेक्सिव या स्वतुल्य संबंध होता है। तो एक एग्जाम्पल के थ्रू हम आपको समझा देते हैं। जैसे हमने ये एग्जाम्पल लिया है, ए इक्वल टू 1 2 3। कोई आर एक सेट है, ए कोई सेट है और आर एक रिलेशन डिफाइन है इस सेट पे। 1 1 2 2 3 3 1 3 एंड 2 1। अब आप ये देखो कि ए में कितने एलिमेंट है, कितने अवयव हैं? तो 1 2 और 3 एलिमेंट्स हैं। तो देखिए, आप ये रिलेशन आपका डिफाइन है। रिलेशन के बारे में हमने बात करी ही थी। क्या बन रहा है? 1 1 2 2 3 3 1 3 एंड 2 1 इज अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। मतलब देखो, यहाँ पे 1 एलिमेंट है तो 1 का 1 से रिलेशन है, यहाँ 2 भी है तो 2 का 2 से भी रिलेशन है, यहाँ पे 3 है तो 3 का 3 से भी रिलेशन है, इसलिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया। इसके बाद क्या है, इसके डिपेंड नहीं करता, रिफ्लेक्सिव हो गया, क्योंकि खुद का खुद से, जितने भी इसके एलिमेंट थे सभी का रिलेशन खुद से है। एक और एग्जांपल ले लो। एक एग्जांपल हमने लिया, तब सेट हमारा सेम रहेगा और हमने एक रिलेशन दूसरा डिफाइन किया, 1 1 2 3 2 1 एंड 2 3 इज नॉट अ रिफ्लेक्सिव। ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें देखो 2 है, बट यहाँ पे 2 2 नहीं है। इस पे 1 1 तो है लेकिन 2 2 नहीं है, 3 3 नहीं है। इसका मीन्स क्या है? ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। ठीक है, अगर 2 2 और 3 3 होता तो वो रिफ्लेक्सिव हो जाता। ठीक है, इस पे आप ध्यान रखिएगा। कोई डाउट्स हो तो आप हमें कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है सिमेट्रिक रिलेशन। आर रिलेशन आर ऑन सेट ए इज सेड टू बी सिमेट्रिक रिलेशन इफ एंड ओनली इफ। ठीक है, क्या होता है? ए बी बिलोंग्स टू आर, दिस एम्प्लाइज बी ए बिलोंग्स टू आर। अगर ए बी का एग्जिस्टेंस है तो बी ए भी होना चाहिए। जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। जैसे आपका ये है सेट, हमारा क्या है? 1 2 3 4 एलिमेंट्स है। उस पर हमने एक R1 डिफाइन किया, 1 3 1 4 3 1 2 2 एंड 4 1। तो देखिए, अगर 1 3 है, यहाँ पे देखो आप 1 3 है तो 3 1 भी होना चाहिए, 3 1 भी है। अगर 1 4 है तो 4 1 भी होना चाहिए, तो 4 1 भी है। इसका मीन्स क्या है? ये सिमेट्रिक रिलेशन हो गया। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, अगर 1 3 है तो 3 1 होना चाहिए, और अगर 1 4 है तो 4 1 होना चाहिए। अब एक एग्जांपल और ले लो इसका। हमने लिया 1 1 2 2 3 3 एंड 1 3। 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है। अब 1 3 है लेकिन 3 1 इस पे नहीं है। ये 1 3 तो है लेकिन 3 1 इस पे कहीं भी नहीं है, तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा। क्लियर? तो इस तरह से रिफ्लेक्सिव और इस तरह से सिमेट्री को पहचानते हैं कि है कि नहीं है। नेक्स्ट आता है थर्ड टाइप, ट्रांजिटिव रिलेशन। ये ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है? A relation or on set A is transitive if AB belongs to R, BC belongs to R, तो AC belongs to R। ठीक है, इसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, या सिंपल से अगर अपने रिलेशन में ही बात करें।
जैसे ये है बी सी और ये डी। अगर बी सी का भाई है और सी डी का भाई है तो ऑलरेडी बी सी डी का भाई होगा। बी किसका भाई है? सी का, और सी किसका भाई है? डी का। तो ऑब्वियस बात है कि बी जो है डी का भाई होगा। ऐसे रिलेशंस को बोलते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। हमने एक एग्जांपल ले लिया, ये देखिए, सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर्स प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। द रिलेशन आर डिफाइंड बाई, जो रिलेशन आर है वो इस तरह से डिफाइन है, एक्स आर वाई का मतलब है कि एक्स वाई से छोटा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, क्या ये वाला जो रिलेशन है एक्स लेस देन वाई, मतलब जैसे मान लो हमने लिया 1, अगर 2 से छोटा है और 2 3 से छोटा है तो कन्फर्म बात है कि एक भी क्या होगा? 3 से छोटा होगा। तो ये क्या हो गया? ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, अगर 1 2 से छोटा है और 2 3 से छोटा है तो ये क्या होगा? ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। तो ये जो हमने एग्जांपल लिए क्या हो गया? ये ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया। नेक्स्ट, इक्विवेलेंस रिलेशन। इस सारे सब कुछ आपके सिलेबस में मेंशन है, मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको टॉपिक प्रोवाइड करवा रहा हूँ। ठीक है, और इसमें जो भी इंपॉर्टेंट टिप्स होंगी वो भी हम आपको बताते चलेंगे। इक्विवेलेंस रिलेशन, a relation R on set A is said to be equivalence relation on A if and only if। ठीक है, इसको इक्विवेलेंस रिलेशन कब कहते हैं? अगर वो रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो और ट्रांजिटिव हो। मतलब कोई रिलेशन अगर तीनों रिलेशन की कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है तो उसको बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। मतलब ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, उसको बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, और हमने रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव आपको तीनों रिलेशन बता दिए कि कैसे आपको फाइंड करना है कि है कि नहीं है। कुछ प्रॉपर्टीज हैं उसको भी आपको पढ़ना पड़ेगा। प्रॉपर्टी कभी कभी पूछ भी लेता है। द इंटरसेक्शन ऑफ टू इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन सेट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। मतलब अगर दो इक्विवेलेंस रिलेशन का अगर हम इंटरसेक्शन करें, संघ करें, तो क्या मिलेगा? हमेशा इक्विवेलेंस मिलेगा। लेकिन अगर उसका यूनियन करें, ठीक है, अगर उसका हम यूनियन करेंगे तो जरूरी नहीं है कि वो इक्विवेलेंस रिलेशन हो ही। द यूनियन ऑफ टू इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन सेट ए इज नॉट नेसेसरली एन इक्विवेलेंस रिलेशन। फिर द इनवर्स ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन इज अ इक्विवेलेंस रिलेशन। उसका इनवर्स भी क्या होता है? इक्विवेलेंस। इसका मीन्स क्या हुआ कि इंटरसेक्शन और इनवर्स हमेशा क्या होगा? उनका यूनियन करें तो वो क्या मिलेगा? हमेशा इंटरसेक्शन और इनवर्स हमेशा क्या होता है? इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। बट यूनियन की कोई गारंटी नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ठीक है, ये हुआ। नेक्स्ट, अब ये कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हमने बनाए हैं आपके लिए। इफ आर इज एन रिलेशन फ्रॉम, एक मिनट, इफ आर इज अ रिलेशन from a finite set A having m elements to finite set B having n elements। इसका मतलब क्या है कि कोई एक रिलेशन R है, A में कितने एलिमेंट हैं, कितने अवयव हैं? m हैं, और B में कितने एलिमेंट हैं? n हैं। ठीक है, तो द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम A टू B, तो A से B के बीच में कितने संबंध बनेंगे, कितने रिलेशन बनेंगे? ये हमने आपको फार्मूला भी बताया था इसका फर्स्ट वीडियो में इसके। ठीक है, जब हमने 4th यूनिट स्टार्ट करी थी तो हमने ये आपको बताया था। ठीक है, इसको मैंने टिक भी कर दिया है कि इसका जो ऑप्शन नंबर क्या होगा? फर्स्ट, 2 की पावर m इंटू n। ठीक है, इसको मैंने बड़ी अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया था। कोई डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है, इफ r इज अ रिलेशन। ये आपके लिए एक्सरसाइज है, इसे आपको करना है, अपने से करना है और करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसका आंसर सही है या गलत है। ठीक है, आप अगर जान जाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, आपसे बन जाता है। तो हालांकि आपने अगर थ्योरी हमारी वीडियो अच्छे से पढ़ी होगी तो आप इसका आंसर बड़ी आसानी से दे पाएंगे। इसको भी मैं स्किप करता हूँ, इसको आप पढ़िए और ऑप्शन 2, क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 को आप अच्छे से करिए और इसका आंसर बताइए क्या होगा। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट, अब पढ़ते हैं फंक्शन। फंक्शन क्या होता है? Let A and B be two non-empty sets f such that A to B is said to be function। function यानी फलन।
फॉलोइंग कब होता है? ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर एसोसिएटेड टू एलिमेंट्स इन सेट बी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? एन एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एसोसिएटेड टू अ यूनिक एलिमेंट इन बी। सिंपल सी बात है, जैसे आपके पास दो सेट है, एक सेट हमने लिया ए और एक सेट लिया बी, मतलब ए के जितने भी एलिमेंट हैं उनका बी के किसी न किसी एक यूनिक एलिमेंट से, मतलब केवल एक ही एलिमेंट से रिलेशन होना चाहिए। ठीक है, केवल एक ही एलिमेंट से उसका रिलेशन होना चाहिए, पर कोई भी इसका जितने भी एलिमेंट है कोई भी छूटना नहीं चाहिए। अगर कोई भी इसका एलिमेंट छूट जाता है ए का तो वो रिलेशन वो फंक्शन नहीं बनेगा। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, 1 का रिलेशन हमने डी से किया, 2 का रिलेशन किससे किया? बी से किया, और 4 का रिलेशन हमने ई से किया, बट हमने 3 का रिलेशन कहीं भी नहीं किया, तो ये क्या होगा? फंक्शन नहीं होगा। फॉर एग्जांपल एक सिंपल सी भाषा में आपको बताते हैं। जैसे सपोज करिए एक सेट ये है ए और एक सेट है ये बी। ये एक हमने चिल्ड्रन का सेट लिया है और ये पेरेंट्स का सेट है। तो चिल्ड्रन नंबर 1, चिल्ड्रन नंबर 2 और 2 ही चिल्ड्रन इस पे हमने लिया, और इसमें पेरेंट्स नंबर 1, पेरेंट्स नंबर 2 एंड पेरेंट्स नंबर 3। तो अगर ये बच्चे हैं तो पेरेंट्स का होना तो कंपलसरी है। ठीक है, अगर बच्चे हैं तो पेरेंट्स तो होंगे ही। ठीक है, ऊपर से तो टपकेंगे नहीं बच्चे। ठीक है, तो अगर ये C1 क्या है, अगर कोई बच्चा है तो उसके कोई ना कोई एक पेरेंट्स तो होंगे। तो C1 का पेरेंट्स सपोज करिए P1 है, अगर C1 का पेरेंट्स P1 है तो P2 और P3 तो हो नहीं सकते, एक ही होंगे। इसी को बोलते हैं यूनिक रिलेशन, यूनिक एसोसिएट विथ यूनिक एलिमेंट्स। अगर C2 है, C2 बच गया तो भी फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि बच्चा है तो पेरेंट्स तो होंगे ही होंगे। अब C2 का रिलेशन हमने P2 से कर दिया तो ये तो फंक्शन बन गया। अब P3 छूट गया, अब आप बोलो कि P3 कैसे छूट गया? भाई पेरेंट्स है तो बच्चों का होना कंपलसरी नहीं है। ठीक है, अगर बच्चे हैं तो पेरेंट्स का होना कंपलसरी है, बट अगर पेरेंट्स हैं तो बच्चों का होना कंपलसरी नहीं है। इसका मीन्स क्या हुआ कि ए का कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए जिसका बी के किसी एक ही एलिमेंट से रिलेशन ना हो, इसको बोलते हैं फंक्शन। ठीक है, एक एग्जांपल हमने यहाँ पे लिया, 1 का ए से रिलेशन, 2 का बी से रिलेशन, 3 का सी से रिलेशन। अब 4 का हमने सी और ई दोनों से कर दिया, ये फंक्शन नहीं होगा। ये बच्चे हैं, ये पेरेंट्स हो गए, तो होगा ही नहीं। ठीक है, सेम यहाँ पे देखो, 1 का ए से रिलेशन है, 2 का बी से है, 3 का बी से है और 4 का सी डी से है, तो ये फंक्शन है। ठीक है, एक बच्चा दो बच्चा, दो बच्चे एक पेरेंट्स से हो सकते हैं। ठीक है, तो ये फंक्शन हो जाएगा। तो मुझे शायद आपको फंक्शन की कॉन्सेप्ट क्लियर हुई होगी। ठीक है, इसके बाद डोमेन, रेंज और कोडोमेन की बात करेंगे। डोमेन मीन्स होता है प्रांत, कोडोमेन मीन्स सह प्रांत, और रेंज मतलब होता है परिसर। लेट एफ सच दैट ए टू बी, देन द सेट ए इज नोन एज डोमेन ऑफ एफ। मतलब ए वाला ये जो सेट होगा, ए वाला जो सेट होगा उसको बोलते हैं डोमेन, और बी वाला जो सेट होगा उसको बोलते हैं कोडोमेन। और इसकी जो इमेजेस होती हैं, मतलब यहाँ पे देखो ए बी सी डी ई है, 5 एलिमेंट्स हैं, इसमें से इसको देखो आप, ये तो फंक्शन ही नहीं है, इसको देखो। तो 1 का रिलेशन 4 से है, बी से है, डी से है। ठीक है, ये जो पूरा सेट होगा वो कोडोमेन होगा। और जो जो इमेजेस होती हैं, जैसे इमेज में कौन कौन सा आएगा, ए आएगा, ए का सब रिलेशन है, बी का रिलेशन है और डी का रिलेशन है, तो रेंज में क्या आएगा, ए बी और डी आएगा। ठीक है, तो ये डोमेन, ये पूरा सेट कोडोमेन, और जो जो इमेजेस बनेंगी उसको बोलते हैं रेंज। ठीक है, वही डेफिनेशन हमने यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, हिंदी लिखना अभी पॉसिबल नहीं है, इंग्लिश में ही लिखूंगा मैं और आपको हिंदी में इसको एक्सप्लेन करता जाऊंगा। नेक्स्ट है, अब इसमें क्या करते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं, और एग्जाम्पल में देखो पूछ क्या रहा है। ये एग्जाम्पल है, लेट ए इक्वल टू -2 -1 0 1 2 एंड एफ सच दैट ए टू जेड, जेड मीन्स क्या होगा, सेट ऑफ इंटीजर्स, गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू x² -2x -3, चर संख्याएं। ठीक है, तो फाइंड द रेंज, इसकी रेंज फाइंड करना है। तो जैसे ये -2 है ना, आप फंक्शन में पुट करो -2,
ये हमने पुट किया एक्स के प्लेस पे, कितना आ गया 5। हमने -1 पुट करा 0 आया, 0 पुट किया 3 आया, 1 पुट किया -4 आया, F2 पुट किया -3 आया। ठीक है, तो -2 -1 0 और 1 2 हम फंक्शन में पुट करेंगे। जो ये वाली जो वैल्यूज आएंगी ये क्या होंगी आपकी, यही होगी हमारी रेंज। ठीक है, उसकी मतलब इमेजेस। तो रेंज कितनी 0 5 -3 -4, -3 2 टाइम्स आया था तो सेट में 1 टाइम्स ही लिखते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। तो रेंज ऐसे निकालते हैं। ठीक है, फिर कुछ स्पेशल फंक्शंस होंगे, उसका हम डोमेन और रेंज फाइंड करेंगे, जो कि थोड़ा सा टफ है, बट मैं आपको बताऊंगा तो वो क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है इक्वल फंक्शन। अब इक्वल फंक्शन क्या होता है, समान फलन। अगर किसी भी फंक्शन के, जैसे ट्रू फंक्शन है एफ और जी हैं, अगर इनके डोमेन और को डोमेन और एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स क्या है, इक्वल। अगर इसका एफ का डोमेन जी के डोमेन के इक्वल है, एफ का कोडोमेन जी के कोडोमेन से इक्वल है, और उनकी इमेजेस भी क्या है, इक्वल है, तो फंक्शन क्या होगा हमारा, समान फलन होगा, दैट इज इक्वल फंक्शन होगा। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। सिंपल मतलब इसको मैं ट्रिक बता रहा हूँ आपको कि अगर आपके पास दो सेट गिवन है, दो समुच्चय है, और पूछ रहा है कि ए में ए का एलिमेंट दे दिया और बी का एलिमेंट दे दिया, और पूछ लिया कि कितने फंक्शन बनेंगे, अब बताओ कितने फंक्शन बन जाएंगे ए और बी के। तो क्या होता है फार्मूला, पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि ए में कितने एलिमेंट हैं, फिर आपको देखना पड़ेगा कि बी में कितने एलिमेंट हैं। तो बी का जो एलिमेंट होगा और ए का जो एलिमेंट है उसको पावर में लिख देना है, n की पावर m। ठीक है, n की पावर m मैं बता रहा हूँ। जैसे सपोज करो बोल दिया कि a में 3 एलिमेंट है और b में, एक मिनट मैं इसे लिख ही देता हूँ, a इक्वल टू सपोज करो ए बी, 2 एलिमेंट a में है और b में है 1 2 और 3 एलिमेंट्स हैं। तो a से b में, तो अगर हम डिफाइन करें f सच दैट a टू b, तो ऐसे कितने फंक्शन बन सकते हैं। आपको इसमें कुछ भी नहीं सोचना है। आप क्या करोगे, पहले b के एलिमेंट गिनो, तो b में 3 एलिमेंट है और पावर में क्या लिख दोगे, a के एलिमेंट कितने हैं 2, दैट इज 3 की पावर 2। इसका मतलब क्या होगा, 9 हो जाएगा, 3 × 3। तो ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो आपको एक एक करके फंक्शंस को बनाना नहीं है, आपको यही टिक लगा के बता देना है कि इतने फंक्शन बनेंगे इसके। ठीक है, तो ये आप इसको याद रखिएगा, n की पावर m होता है। फिर 1 1 और 1 2, हम 1 1 और 1 2 की बात करेंगे। 1 1 को बोलते हैं एकाकी। अभी हम 1 1 कर रहे हैं एकाकी फंक्शन। अ फंक्शन एफ सच दैट a टू b इज सेट टू बी 1 1 फंक्शन, और इंजेक्शन भी बोलते हैं इसको। सिंपल सी ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है ज़्यादा। कोई भी मैक्सिमम टाइम पूछता क्या है, कोई भी फंक्शन दे देगा और पूछेगा कि ये 1 1 है कि नहीं है। ठीक है, तो आपको कैसे करना है, डेफिनेशन क्या है, अगर इमेजेस इक्वल है, 2 एलिमेंट की अगर इमेज इक्वल है तो फंक्शन भी तो वैल्यू भी क्या आनी चाहिए, इक्वल आनी चाहिए। सिंपल सा है। ठीक है, डेफिनेशन समझ में आई तो ठीक है, नहीं आई तो भी ठीक है, बस करना क्या है, आप प्रोसेस जान लीजिए इसकी। ठीक है, एफ एक्स क्या है, x³ + 2, तो क्या करोगे आप, इमेजेस को इक्वल करोगे, क्या करोगे, एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई। सिंपल से याद रहेगा, एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई करना है। अब एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, x³ + 2, तो एफ वाई कितना हो जाएगा, एक्स के प्लेस में बाई पुट करो, तो y³ + 2, 2 2 कैंसिल हुआ, कितना आ गया, x³ इक्वल टू y³, दैट इज क्यूब रूट लेने पे क्या मिल जाएगा, x इक्वल टू वाई। मिल गया ना। हमने क्या किया, एफ एक्स इक्वल टू वाई लिया तो क्या मिल गया, एक्स इक्वल टू वाई। इसका मतलब क्या है, ये 1 1 हो गया। आ गया क्लियर। फिर नेक्स्ट एग्जांपल देखो, एफ सच दैट जेड टू जेड, जेड मतलब इंटीजर। ठीक है, तो एफ एक्स इक्वल टू हमने क्या डिफाइन किया, x² + 1। फिर से वही काम, एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई लो, तो एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, x² + 1, इसकी कितनी है, y² + 1। 1 1 कैंसिल, कितना आ गया, x² इक्वल टू y²। और जब स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या मिलेगा, x इक्वल टू +-y। मतलब क्या x इक्वल टू y आया, नहीं आया, इसकी 2 वैल्यूज आ गई, x इक्वल टू +y भी आ गया और -y भी आ गया। तो क्या हुआ, ये 1 1 नहीं होगा, केवल एक ही वैल्यू, दैट इज x इक्वल टू y बस आना चाहिए, बट यहाँ पे x इक्वल टू y भी आया है और x इक्वल टू -y भी आया है, इसलिए ये 1 1 नहीं होगा। मुझे लग रहा है कि आपको शायद ये समझ में आ गया होगा। ठीक है,
तो इसको हम अभी यहीं पे ख़त्म करते हैं आज। अभी हम ऑन टू फंक्शंस पढ़ेंगे, मेनी वन और इनटू, ये सब आपके सिलेबस में मेंशन है। फिर यूनियन भी है और इंटरसेक्शन भी है, और फिर डोमेन और रेंज कैसे फाइंड करते हैं किसी भी फंक्शन के गिवन डोमेन पे, वो सब चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो थैंक यू।